गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। बच्चों, आज हमारा क्लास 9 में जो चैप्टर लिया गया है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या। जितनी भी हमारी केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस है वो कुछ लॉज को फॉलो करती है। यानी कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में भी कुछ लॉज होते हैं। उन सभी लॉज को इकट्ठा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे लॉज हैं हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन बच्चों क्लास 9 की केमिस्ट्री में केवल दो ही लॉज मेंशन किए गए हैं। पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो बच्चों सबसे पहले हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ दिया गया था एक साइंटिस्ट थे एंटोनी लेवोसियर, उनके द्वारा दिया गया था। दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास इज नाइदर क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। मास को न तो क्रिएट किया जा सकता और न ही डेस्ट्रॉय किया जा सकता। मींस मास न तो पैदा किया जा सकता और मास न ही खत्म किया जा सकता। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। तो बच्चों एक बार और रिपीट करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम इस लेक्चर में आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। हमारी क्लास 9 के सिलेबस में केवल दो ही लॉज को मेंशन किया गया है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एंड सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास इज नाइदर क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। मास को न तो पैदा किया जा सकता और न ही खत्म किया जा सकता। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। मास को न तो पैदा किया जा सकता और न ही खत्म किया जा सकता। अब इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, सोडियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करता है। उनकी रिएक्शन के द्वारा नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनका नाम है सोडियम इथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बच्चों ये सिंबल इक्वेशन कहलाती है। मैं पहले आपको इस इक्वेशन को लिखने का थोड़ा मेथड बता दूं कि एक्चुअल में ये रिएक्शन लिखी कैसे जाती है। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स, और जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वे एक दूसरे से एक एरो के द्वारा सेपरेटेड कर दिए जाते हैं। रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स को एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, जबकि प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड लिखा जाता है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन होता है, और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनके बीच में भी प्लस का साइन होता है। अब इन साइन का मतलब समझते हैं। एरो का मतलब होता है टू मेक या टू फॉर्म। मैं अभी बताया अगर रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं, जिसका मतलब होता है टू रिएक्ट। अगर प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा है तो उनके बीच में भी हम प्लस का साइन लगाते हैं, जिसका मतलब होता है अलोन विथ।
लेकिन अगर एक से ज्यादा हुए तो। क्लियर बच्चों? अब जरा इस रिएक्शन को बोलने का तरीका आप समझिए। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चों उम्मीद है आपको जो केमिकल रिएक्शन है उसे लिखने का मेथड समझ में आया होगा। जरा दोबारा से इसे रिपीट करता हूं, जरा दोबारा से समझिएगा। जो केमिकल रिएक्शंस लिखी जाती है उसमें जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स, और उनकी रिएक्शन से जो नए सब्सटेंस बनते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम इन दोनों के बीच एरो मेंशन करते हैं। एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्टेंट्स को मेंशन किया जाता है और जो राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट्स को मेंशन किया जाता है। अगर रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है, और अगर प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में भी प्लस का साइन लगाया जाता है। क्लियर? जो रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन होता है उसका मतलब होता है टू रिएक्ट, और जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को सेपरेट करने वाला एरो होता है उसका मतलब होता है टू मेक और टू फॉर्म। जो प्लस का साइन प्रोडक्ट्स के बीच में लगाया जाता है उसका मतलब होता है अलोंग विद। तो हम इस रिएक्शन को कैसे बोल सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मेथड तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मेन कंक्लूजन पे। जो हमारा मेन कंक्लूजन है इस रिएक्शन के अंदर बेटा सोडियम कार्बोनेट आपका 5.3 ग्राम है और इथेनोइक एसिड 6.0 ग्राम। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका सोडियम इथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जो सोडियम इथेनोएट है वो 8.2 ग्राम है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम है, और जो वाटर है 0.9 ग्राम है। क्लियर है? जब बच्चों हम रिएक्टेंट्स का टोटल मास देखते हैं तो वो आता है बच्चों आपका 11.3 ग्राम। जब हम प्रोडक्ट्स का टोटल मास देखते हैं वो भी बच्चों आपका टोटल मास आता है 11.3 ग्राम। यानी कि बच्चों आपने 11.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड लिया था, और 11 ग्राम ही आपके सोडियम इथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कि इन तीनों का मास भी 11.3 ग्राम ही पाया गया। इसका मतलब जितने ग्राम आपने रिएक्टेंट्स लिए थे उतने ही ग्राम प्रोडक्ट्स बने। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में न तो आपका मास क्रिएट हुआ और न ही डिस्ट्रॉय हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने ग्राम आप रिएक्टेंट्स लोगे उतने ही ग्राम प्रोडक्ट्स लोगे। न कोई मास पैदा होगा न ही मास खत्म होगा। एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अगर आपको समझ में आया हो तो क्लियर है बेटा? अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बच्चों वो इस विषय पूछ सकता है। अब आते हैं बच्चों हम दूसरे लॉ। दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ को जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ एल प्राउस्ट। इस लॉ के अंदर क्या बात है अब हम समझते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्योर सब्सटेंस है कोई भी, तो उसमें एक से ज्यादा अगर एलिमेंट्स है तो उन एलिमेंट्स का मास रेशो हमेशा डेफिनिट होता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि अगर आपके पास प्योर सब्सटेंस है उसको बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका मास रेशो डेफिनिट होगा। इसलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे बच्चों हमने यहाँ
पर एक एग्जाम्पल उठाया जिसका नाम है H2। H2O इज द केमिकल नेम ऑफ द वाटर। और वाटर में आप देख सकते हो दो तरह के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ये रहे बच्चों, और ऑक्सीजन का एक एटम है। एक एटम को मेंशन नहीं किया जाता। तो हमने एग्जाम्पल लिया वाटर, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, एंड H2O इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स नोन एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। There are two atoms of hydrogen while one atom of oxygen in the H2O। बच्चों आपको एक चीज और समझनी होगी, एटॉमिक मास, जिसकी यूनिट होती है U। हाइड्रोजन की जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो 1U होता है या AMU, और ऑक्सीजन का होता है 6। इस प्रकार से एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U है तो दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 2U। एक ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास है 16। क्लियर? इन दोनों का सिंपल रेशो आता है 1:8। इसका मतलब क्या हुआ, प्योर वाटर में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो 1:8 होगा, अगर इस तरह कोई रेशो है तो वहां पर वाटर नहीं होगा। तो अगर वाटर प्योर है तो उसके अंदर हमेशा ऑलवेज द मास रेशो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी 1:8। क्लियर? तो बच्चों आज हमने इस लेक्चर में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की स्टडी की। इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या बता था कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कुछ रूल्स को, कुछ लॉज को फॉलो करती है। उनमें से दो लॉज हमारे सिलेबस में यानी कि क्लास 9 के सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। उनका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे एंटोनी लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मास को न तो पैदा किया जा सकता और न ही खत्म किया जा सकता। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसे आपने इस एग्जांपल से समझा था। इस एग्जांपल के अंदर जितना मास, टोटल मास रिएक्टेंट्स का था उतना ही मास टोटल प्रोडक्ट्स का था, यानी कि इस रिएक्शन में न तो मास क्रिएट हुआ और न ही डिस्ट्रॉय। अब दूसरा लॉ था जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस बाय मास। अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका मास रेशो हमेशा डेफिनिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर लेते हो तो वाटर के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं जिनका नाम है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम होता है। क्लियर बच्चों? एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास 1U होता है, जबकि एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास 16U होता है। तो इस प्रकार से H2O में हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास टोटल 2U होता है, और ऑक्सीजन का एक एटम होता है उसका एटॉमिक मास 16U होता है। जब इनका सिंपल रेशो निकाला गया तो 1:8 आया। इसका मतलब प्योर वाटर चाहे किसी भी केमिकल रिएक्शन में बना हो या किसी भी सोर्स से लिया गया है, अगर वो प्योर है तो उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो 1:8 ही आएगा। अगर इससे अलग कोई रेशो है तो वहां पर वाटर नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फर्दर डिस्कस कर सकते हो। क्लियर?